नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। आज हम लोग बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के ही एक और महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर, अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा के आवश्यक तत्वों को लेकर। हमने बाल केंद्रित शिक्षा को लेकर समझा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता है, जिसमें बालक केंद्र में हो, अर्थात जिसमें विद्यार्थी केंद्र में हो, यानी कि पूरा बल इस बात पर है कि विद्यार्थी के द्वारा किया गया अधिगम वास्तविक अधिगम होना चाहिए। जब हम ये बिंदु पढ़ते हैं बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, तो वहाँ जो हम जॉन डीवी के विचारों को पढ़ते हैं, उनका मानना क्या था? उनका मानना था कि अधिगम बालक के द्वारा जो किया जाएगा वो ऐसा होना चाहिए जिसका वो अपने व्यावहारिक जीवन में प्रयोग कर सके, यानी कि नाहक ही ऐसा ना हो कि बच्चे को केवल सूचनाएं रटवाने पर बल दिया जा रहा है। तो बच्चे को जो चीजें सिखाई जाएं, बच्चा जो ज्ञान प्राप्त करे, वो उसका अपने वास्तविक जीवन में प्रयोग कर पाए। साथ ही बाल केंद्रित शिक्षा में बालक के निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। कक्षा में प्रजातांत्रिक मूल्यों की बात है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का अर्थ हुआ कि कक्षा में बालक को अपनी बात कहने का, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार हो। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि बालक के पास में कक्षा में मुक्त भाव से प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए। तो ऐसे कौन से आवश्यक तत्व हैं जो बाल केंद्रित शिक्षा के लिए जरूरी होते हैं, एक एक करके बिंदुवार तरीके से हम बात करेंगे। जैसे हम सबसे पहले कह सकते हैं गरिमा के संदर्भ में कि बच्चे की गरिमा, बच्चे की गरिमा का ध्यान रखा जाता है बाल केंद्रित शिक्षा में। आप ये भी कह सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा की जो भावना है उसमें किसी भी प्रकार से, जैसे आगे हम एक बिंदु को लेकर बात करेंगे, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव नहीं है तो वहां सभी प्रकार के भेदभाव शामिल हो जाते हैं, सामाजिक आधार पर हो या वो आर्थिक आधार पर हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। वहां कोई जाति वाति नहीं है, वर्ण के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। साथ ही यहाँ इस बिंदु को ध्यान में रखना है कि बच्चे की गरिमा भी बनाए रखनी है, यानी कि जो बाल केंद्रित शिक्षा की भावना है वो शैक्षणिक और सामाजिक ताने बाने में बच्चे की गरिमा को बनाए रखती है। जब बच्चे की गरिमा बनी रहेगी, इससे बच्चे के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे बात समझ में, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, उसकी जो उसका आत्मसम्मान है उसका ध्यान रखा जाता है। अब यहाँ सजा के संदर्भ में मान लीजिए कि यदि किसी प्रकार का कोई दंड भी कक्षा में दिया जाता है, जैसे आरटी एक्ट हमारा क्या कहता है 2009 वाला, वो ये कहता है कि भाई बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना इनका निषेध करता है। लेकिन फिर भी सांकेतिक रूप से यदि सजा दी जाएगी बच्चे को किसी प्रकार की, उसने कोई मान लीजिए ऐसी शरारत की है, कक्षा में होता ही है, विद्यार्थी बालक करते ही हैं, यदि उसको सजा भी दी जाती है तो वो भी ऐसी हो जो मानवीय मूल्यों के अनुसार हो। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? तो जब इसमें बच्चे की गरिमा इसको बनाए रखना है, इसका एक लाभ ये होता है कि इससे बच्चे के व्यक्तित्व का विकास होता है, बच्चे के व्यक्तित्व का विकास होता है। और यदि आप बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा के केंद्र बिंदु को देखेंगे तो इसमें बच्चे के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। और जैसे ही हमने बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात की तो उसमें व्यक्तित्व वाला पक्ष भी शामिल है। तो यदि कक्षा में बच्चे की गरिमा को बनाए रखा जाएगा, बच्चे की गरिमा का ध्यान रखा जाएगा, उसके सम्मान का ध्यान रखा जाएगा, उसके आत्मविश्वास में कमी नहीं होने दी जाएगी, इससे बच्चे के व्यक्तित्व का विकास होता है। बात आसानी से समझ में आई होगी। तो एक हमने कहा कि बाल केंद्रित शिक्षा के लिए आवश्यक तत्वों में एक तत्व है बच्चे की गरिमा। दूसरा, साथ ही यही बात कर लें भेदभाव को लेकर, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, जाति को लेकर, वर्ण को लेकर, उसकी नस्ल को लेकर, लिंग को लेकर, धर्म को लेकर, सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर, आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। जैसे हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है कि सब समान है, समता की बात करती है, पहुंच के साथ समता की बात करते हैं, यानी कि सबको समान अवसर मिलेंगे। अब वो किस जाति का है, किस वर्ण का है, किस धर्म का है, किस सामाजिक पृष्ठभूमि का है, किस आर्थिक पृष्ठभूमि का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? तो दूसरा आवश्यक बिंदु क्या ध्यान रखना है बाल केंद्रित शिक्षा के लिए, कि कोई भेदभाव नहीं है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा में किसी भी प्रकार के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। अब इस बिंदु को आप पहले बिंदु से भी रिलेट करके देख सकते हैं। यदि कक्षा में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, यहां शिक्षक की जिम्मेदारी थोड़ी अधिक हो जाती है। यहां आप लोगों की जिम्मेदारी, आप भी भविष्य के शिक्षक हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बात समझ पाए कि कक्षा में ये शिक्षक के द्वारा नहीं, विद्यार्थियों के मध्य भी इस बात को ध्यान में रखना है आपको कि होता क्या है, जो समाजीकरण की प्रक्रिया है। देखिए, जब बालक अधिगम करता है तो बालक समाज के जैसे संपर्क में आता है, तो वो अच्छा अधिगम, या आप कह सकते हैं सकारात्मक अधिगम भी करता है, नकारात्मक अधिगम भी करता है। नकारात्मक अधिगम को और सरल शब्दों में आप ऐसे कह सकते हैं कि बच्चा गुड हैबिट भी सीखता है, बैड हैबिट भी सीखता है। समाज के संपर्क में आने के बाद ही हम ये तो नहीं कह सकते कि समाज में सभी व्यक्ति एक ही विचारधारा के हैं, समाज में सभी व्यक्ति मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखने वाले हैं, समाज में सभी व्यक्ति एक ही सोच वाले हैं, ये तो नहीं कह सकते। तो जैसे ही बालक समाज के संपर्क में आएगा, जो सोशलाइजेशन वाला प्रोसेस उसका होता है, उसके साथ में हो सकता है कि वो कहीं से भेदभाव सीखे। तो यहां शिक्षक की जिम्मेदारी क्या हो जाती है कि शिक्षक विद्यार्थियों को उन बातों के बारे में सिखाए। यदि कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य आपस में ही एक समूह बनता है, एक समूह दूसरे समूह से बात नहीं करता, या एक समूह दूसरे समूह के प्रति किसी प्रकार का कोई भेदभाव करता है, तो शिक्षक की जिम्मेदारी है कि बालकों को ये चीजें सिखाए। बात समझ पाए? जब किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा तो बालक की गरिमा बनी रहेगी, बालक के आत्मसम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, उसके आत्मविश्वास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, बच्चे के व्यक्तित्व का विकास होगा। आप यह भी कह सकते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास होगा। बालक के सर्वांगीण विकास का रास्ता उसकी गरिमा से भी जाता है। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक कि आत्मसम्मान जरूरी है बच्चे का, इससे उसके अंदर आत्मविश्वास की भावना होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे बालक का। बिंदु स्पष्ट हुआ? दूसरा आवश्यकता तो हमने कहा कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। तीसरा हम कह सकते हैं शिक्षा का मौलिक अधिकार। शिक्षा का मौलिक अधिकार। अब यदि आप संविधान के अनुसार देखें तो हमारे संविधान में भी, हमारे जो संविधान का भाग 3 है मौलिक कर्तव्य, उसमें भी शिक्षा को लेकर बातें की गई हैं कि भाई एक बालक का मूल अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। वो जो आयु वर्ग है 6 वर्ष से 14 वर्ष, वो ध्यान रखना है आपको, निरंतर उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। चाहे आप एनसीएफ के बारे में पढ़ रहे होंगे, एसएससी के बारे में पढ़ रहे होंगे, चाहे आप आरटी एक्ट 2009 के बारे में पढ़ रहे हो, चाहे आप जो 86वां संविधान संशोधन है 2002 का उसके बारे में पढ़ रहे हो, आपको ये 6 से 14 वर्ष वाला जो आयु वर्ग है ये ध्यान रखना है। इसी के संदर्भ में आप देखेंगे जो संविधान का भाग 4 है शिक्षा को लेकर ही, उसमें अनुच्छेद 39F है, अनुच्छेद 45 है, उन दोनों में बताया गया है कि भाई बालक की शिक्षा के लिए जो व्यवस्था है राज्य क्या करेगा, जिसमें आरटी एक्ट बताता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनके बीच में वित्त को लेकर या अन्य जिम्मेदारियों को लेकर चीजें बताई गई हैं, जिम्मेदारियां दी गई हैं। यदि हम संविधान के भाग 4A में जो मूल कर्तव्य हैं अनुच्छेद 51A में, उसमें जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, वो क्या है? वो भी यही कहता है कि माता पिता या बालक के जो भी संरक्षण करता है, जो भी उसके अभिभावक हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है, उनका ये कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष की आयु का जो बालक है उसको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। बात समझ पाए? हम आगे किसी एक चर्चा में बात कर लेंगे कि शिक्षा को लेकर जो संवैधानिक प्रावधान है वो सारी बातें मैं आपको नोट करा दूंगा। तो शिक्षा का मौलिक अधिकार हो गया, बिंदु स्पष्ट हुआ। एक हम आवश्यक तत्व कह सकते हैं पाठ्यचर्या, करिकुलम को लेकर, पाठ्यक्रम सिलेबस के संदर्भ में, एवं शिक्षण। तो बाल केंद्रित शिक्षा में चाहे पाठ्यचर्या की बात हो, करिकुलम की बात हो, पाठ्यक्रम की बात हो, सिलेबस हो, शिक्षण की रूपरेखा, इन सभी को जो बच्चे की आवश्यकताएं हैं, बच्चे की आवश्यकताएं कैसे बनेंगी? बच्चे की रुचियों से। तो बच्चे की जो रुचियां हैं, ये ध्यान रखना है आपको कि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे की रुचियों को ध्यान में रखा जाता है,
बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। इसमें शिक्षक यह निर्धारित नहीं करते कि बच्चे को क्या सीखना है, बच्चे को कैसे सीखना है। उसके अधिगम की गति को शिक्षक निर्धारित नहीं करते। अधिगम की गति कौन निर्धारित करता है? स्वयं बालक निर्धारित करता है। तो पाठ्यचर्या की बात हो, पाठ्यक्रम की बात हो या शिक्षण की बात हो, या विधियां भी इसमें शामिल हो जाएंगी कि इन सभी की रूपरेखा बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार तय की जाती है, बच्चों की रुचियों के अनुरूप तैयार की जाती है। बात समझ पाए? आप पाएंगे ये सारे बिंदु आपस में फिर जुड़ जाएंगे। यदि पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम जो शिक्षण है वो बच्चे की रुचियों के अनुसार होगा, बच्चे की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा, तो इससे क्या होगा? बच्चे के द्वारा किया गया अधिगम वास्तविक अधिगम होगा। और यही तो मूल ध्येय है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा का, कि अधिगम वास्तविक होना चाहिए। बालक जो ज्ञान प्राप्त करे, बालक उस ज्ञान का प्रयोग अपने व्यवहारिक जीवन में कर पाए। बात आसानी से समझ में आई होगी। तो एक आवश्यक तत्व क्या हो गया? पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण को लेकर। हम एक बिंदु सर्वांगीण विकास के संदर्भ में भी कह सकते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास, जैसे आप कहते होंगे चहुमुखी, सर्वांगीण और व्यापक हम कर देंगे इसको। सर्वांगीण विकास का मतलब हुआ कि बालक के हर पक्ष का विकास, शारीरिक पक्ष का विकास, उसके मानसिक पक्ष का विकास, उसके आप ये कह लीजिए नैतिक पक्ष का विकास, उसके सामाजिक पक्ष का विकास, बालक के व्यक्तित्व का विकास, जो हमने बात की पहले बिंदु में, सारे बिंदु सर्वांगीण विकास में शामिल हो जाएंगे। यानी कि इसका उद्देश्य क्या है कि बच्चे का समग्र विकास होना चाहिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा का एक आवश्यक तत्व क्या हो जाएगा? बालक का सर्वांगीण विकास, बच्चे का सर्वांगीण विकास। इसके लिए क्या होगा कि जो शिक्षण विधियां हैं, जो शिक्षण के तरीके हैं, जो विधि हैं या हम कहें तकनीक हैं, वो इस प्रकार से तैयार की जानी चाहिए जिसमें बच्चे की रुचि हो। जो बच्चे की रुचियों के अनुसार जो उसकी शिक्षा से आवश्यकताएं निर्मित हुई हैं, उन आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण विधियों का निर्माण किया जाना चाहिए। उन आवश्यकताओं के अनुसार ही जो शिक्षण तकनीकें हैं उनका विकास किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर जो संज्ञानात्मक विकास है उसको बढ़ावा मिलेगा, वो प्रोत्साहित होगा। हम कहें बच्चे के भावात्मक विकास इससे प्रोत्साहित होगा, उसको बढ़ावा मिलेगा। तो अंततः क्या होगा? बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। चाहे हम उसके संज्ञानात्मक विकास की बात कर लें, हम उसके भावात्मक विकास की बात कर लें, या हम उसके रचनात्मक विकास की बात कर लें, तो अंततः होगा क्या कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। तो एक बाल केंद्रित शिक्षा के लिए एक आवश्यक तत्व क्या हो गया? बच्चे का सर्वांगीण विकास। बात समझ पाए? एक बिंदु हम क्या कह सकते हैं अनुशासन के संदर्भ में? सकारात्मक अनुशासन। सकारात्मक अनुशासन का मतलब क्या हुआ? जैसे बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य ही है कि सकारात्मक अनुशासन है, यानी कि यदि अनुशासन के नियम लागू करने हैं, आवश्यकता होती है विद्यालय की, विद्यालय के अपने कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, नियमों के समूह होते हैं। उस नियमों के समूह में बच्चों को अनुशासन सिखाना भी तो विद्यालय की जिम्मेदारी है। कक्षा में विद्यार्थी अनुशासन में रहें, कक्षा की गरिमा को बनाए रखें, कक्षा में जो मानवीय मूल्य हैं उनको बनाए रखें, जिम्मेदारी शिक्षक की भी तो बन जाती है। तो यदि आवश्यकता होती है कि किसी विद्यार्थी को अनुशासन सिखाने के लिए, सकारात्मक अनुशासन सिखाने के लिए कुछ सजा देना आवश्यक है, जब आप शिक्षक बनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इस बिंदु पर आकर अब बालक को, विद्यार्थी को कुछ सांकेतिक रूप में दंड दिया जाना आवश्यक है। तो यहां भी ध्यान क्या रखना है? वही पहला बिंदु आपको ध्यान आना चाहिए, बच्चे की गरिमा, कि दंड ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे की गरिमा को ठेस ना पहुंचे। यानी कि यदि हमें अनुशासन के नियमों को लागू भी करना है, बच्चे को सांकेतिक रूप से कोई सजा भी देनी है, कोई दंड भी देना है, तो भी इस बात को ध्यान में रखना है कि इससे बच्चे के अनुसार, बच्चे की गरिमा पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े, उसके व्यक्तित्व पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उसके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। यानी कि सजा देते समय भी मानवीय मूल्यों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बिंदु स्पष्ट हुआ? यहां तक की बात समझ आ गई?
अगला एक बिंदु हम और कह सकते हैं, सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन यानी कि निरंतर मूल्यांकन, हर बार मूल्यांकन। जैसे आप देखेंगे आधुनिक परिवेश में बालक के मूल्यांकन में केवल शिक्षक भागीदार नहीं होते हैं। जब हम आधुनिक समय के आधुनिक परिवेश में मूल्यांकन की बात करते हैं तो बालक के मूल्यांकन में शिक्षक भी शामिल होते हैं, बालक के अभिभावक भी शामिल होते हैं, यहाँ तक कि पड़ोस के लोग भी शामिल हो जाते हैं, और बालक की जो मित्र मंडली है, उसके जो साथी समूह है, उसके जो मित्र हैं, वो भी बालक के मूल्यांकन में शामिल होते हैं। तो सतत मूल्यांकन यानी कि इस बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन प्रक्रिया जो है वो निरंतर है, निरंतर होनी चाहिए, सतत होनी चाहिए। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि वो सुधारात्मक होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए? सुधारात्मक होनी चाहिए। सुधारात्मक होनी चाहिए यानी कि उसे ऐसे बच्चे की जो कमियां हैं उन कमियों को पहचानना है और उन कमियों को पहचान कर उन कमियों को दूर करना है। बात समझ पाए? सुधारात्मक का अर्थ क्या हुआ कि यदि बच्चे की कोई कमियां हैं जो उसके अधिगम को वास्तविक अधिगम होने से रोक रही है, बाधा का काम कर रही है, बैरियर का काम कर रही है, तो उन कमियों को पहचानना है और उन कमियों को पहचान कर प्रगतिशील तरीके से सुधारात्मक उपाय लागू करने हैं, उनमें सुधार करना है। बात समझ आ गई यहां तक की? तो ये हम कह देंगे सरल शब्दों में, संक्षेप में, कि बाल केंद्रित शिक्षण के लिए, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए ये आवश्यक तत्व हैं। और भी बिंदु आप इसमें कह सकते हैं, और भी बातें आप समझ सकते हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि हर बच्चे को सीखने के न्यूनतम स्तर को प्राप्त करने में मदद करना। न्यूनतम स्तर का मतलब क्या हुआ कि बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में शिक्षक क्या करेंगे? शिक्षक की प्रवृत्ति बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार, जब हम कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं ना कि हर बच्चे की क्षमता, कक्षा में उपस्थित हर विद्यार्थी की क्षमता एक जैसी हो। क्षमता से अर्थ हुआ मानसिक क्षमता से, उसकी मानसिक योग्यता से वो एक जैसी हो। ये तो बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ये तो बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि कक्षा में उपस्थित हर बालक एक ही स्तर की बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक योग्यता रखता हो। तो यहाँ ये ध्यान रखना है आपको कि शिक्षक की जिम्मेदारी ये है कि वो बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार सीखने में मदद करे। ये शिक्षक की प्रवृत्ति होनी चाहिए। बात समझ पाए? वो हर एक बिंदु को, हर एक विषय के संदर्भ में बालक को जो न्यूनतम स्तर का ज्ञान है, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए, जैसे हम कह देते हैं, उस स्तर तक का ज्ञान बालक को होना चाहिए। बात समझ पाए आप यहां तक की? तो मैं ये उम्मीद करूं कि आपको बाल केंद्रित शिक्षा के जो आवश्यक तत्व हैं उनको लेकर एक सामान्य जानकारी हुई होगी, एक सामान्य समझबूझ का विकास हुआ होगा। यहाँ ध्यान ये रखना है, इसका पूरे बाल केंद्रित शिक्षा का निष्कर्ष यही है कि बालक केंद्र में है, बालक स्वतंत्र है, बालक को निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। कक्षा के अंदर, यदि कक्षा के दौरान की बात करेंगे तो प्रजातांत्रिक मूल्य स्थापित होने चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित होने चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि हर बालक को, कक्षा में उपस्थित हर विद्यार्थी को अपनी बात कहने का अधिकार है, अपने प्रश्न पूछने का अधिकार है, अपनी जिज्ञासा अभिव्यक्त करने का अधिकार है। बालक का शिक्षक के साथ में जो संबंध बनता है, प्रत्यक्ष वार्तालाप से जो बालक और विद्यार्थी, जो शिक्षक के मध्य जो संबंध विकसित होता है, वो ऐसा होना चाहिए कि जहां बालक भयमुक्त रहे, बालक तनाव मुक्त अधिगम कर पाए। जब बालक भयमुक्त, तनाव मुक्त, किसी प्रकार के आघात का उसे भय नहीं होगा, तो ऐसे में बच्चे द्वारा किया गया अधिगम, बच्चे द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान वास्तविक ज्ञान होता है, उसका अधिगम प्रभावी अधिगम होता है। और इसी वजह से शिक्षक का जो शिक्षण है वो भी प्रभावी होता है, वो भी वास्तविक शिक्षण कहलाता है। बात समझ आई होगी? तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको बाल केंद्रित शिक्षा के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उनको लेकर एक सामान्य समझबूझ का विकास हुआ होगा। यहाँ से आपके खुद के मौलिक विचारों का विकास होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में किसी अगले बिंदु के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।